आज मैथ के कुल 50 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन 4 रहेगा। और ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 AP तक का क्वेश्चन है इसमें उपस्थित। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पहला है कि 156 के अविभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 का जब अविभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो 2 बार में खाता है और 7 78 आता है, फिर 2 बार में खाने के बाद 39 आ जाता है। तो इसमें जो होता है 2 का केवल 2 गुणनखंड रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल दूसरा नंबर है कि 0.13 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में परिवर्तित करने के बाद क्या होता है। जब किसी संख्या में रेकरिंग रहता है तो जितना चीज़ पर रेकरिंग रह जाता है नीचे में उतना 9 लिख दिया जाता है। इसका मतलब ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें शांत और अशांत चेक करने के लिए नीचे का देखा जाता है। जब P/Q लिखा जाता है तो Q का मान जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, और यदि होता है तो ये शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। तो चेक करने के बाद इसमें 81 को तोड़ने के बाद जो होता है इसमें 2 और 5 के रूप में नहीं आता है। 41 को भी तो गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 नहीं आता है। 45 में भी नहीं आता है, परंतु यहाँ पर जब कटाते हैं इसको तो 3/25 आता है, जिसमें 2 पे पावर 2 5 पे पावर 2 आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तब हो सकता है जब उसमें 2 से विभाजित नहीं हो। तो जब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो 2 से विभाजित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 2 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 2 परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो जब कोई भी 2 परिमेय संख्या लिया जाता है तो इसके बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। कैसे, तो दशमलव में भी लिख सकते हैं और आगे दशमलव को कंटिन्यू करके इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 6pq और 12pq स्क्वायर का मौसो क्या होगा। मौसो उसे इसमें निकाला जाने के लिए क्या करना पड़ता है, निकालने के लिए कि दोनों में जो कॉमन आता है वही मौसो हो जाता है। तो 6 और 12 में हो जाता है 6, p और p में दोनों कॉमन आ जाता है, q और q स्क्वायर में फिर q आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाज्य हो कौन सी संख्या है। तो इसमें एलसीएम निकाला जाता है। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालने के बाद हमारा आंसर 180 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है कि बहुपद ax² + bx + c = 0 का आलेख क्या होगा। तो चूंकि बहुपद जो है द्विघातीय समीकरण है और द्विघाती समीकरण होने के बाद जो होता है उसका आलेख होता है परवलयिक टाइप का। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा परवलयिक। आगे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं होने के लिए रूट के अंदर इस x यानी कि चर का मान नहीं होना चाहिए, बटन में भी नहीं होना चाहिए, और पावर में यदि माइनस हो तो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है रूट के अंदर चर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जब हम कोऑर्डिनेट खींचते हैं तो बीच में जो होता है 0, एक्स एक्सिस भी 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है, और इसी को मूल बिंदु कहा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0,0। अगला सवाल है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए माइनस बी बट्टा ए लगाया जाता है, जिसमें कि माइनस बी का मान हो जाता है -2 और बटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 हो तो वह कौन सा होगा। तो इसमें जो है एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो शून्यक का योग हो गया यहाँ पे -3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक रैखिक समीकरण है जिसका घात 1 होता है रैखिक समीकरण कहलाता है, 2 होता है तो द्विघात समीकरण, 4 होता है चतुर्घात समीकरण। तो इसका मतलब रैखिक समीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो पी एक्स का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक में क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार यदि चेक करना है तो ऑप्शन से इस पे बैठाया जाता है मान x का, और यदि पूरा हो जाता है 0 निकल जाता है तो वो शून्यक है, और 0 नहीं निकलता है तो वो शून्यक नहीं है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। 2 का मान रखने के बाद क्या होगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 3 दूना 6 माइनस 4। तो 4 में 10 घटाएंगे तो -6 हो जाता है, जो कि नहीं होगा। जब 4 का मान रखा जाता है 4 चौक 16, माइनस 4 तिया 12 माइनस 4, 16 में 16 घट जाता है जो कि 0 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 का हल कौन सा है। तो इसका निकालने के लिए विलोपन विधि अपनाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -12। और जब यहाँ पे साइन चेंजिंग किया जाता है तो कटने के बाद 4 3 7y और यहाँ पे होता है 35, कटाते हैं तो 5 आता है। और यदि मान देखते हैं तो यहाँ पे y का मान 5 है, x का मान 2 हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि 2 रैखिक समीकरण का ग्राफ समांतर है तो उसके हलों की संख्या क्या होगी। जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो आपस में एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा। हलों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती है। समपाती तभी होता है जब a1 व a2 इक्वल टू b1 व b2 इक्वल टू c1 व c2 तीनों बराबर हो। और तीनों बराबर होने के लिए यहाँ पे 1 और 3 होता है, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 9। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 रखने के बाद इसका अनुपात जो होता है बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है समीकरण युग्म 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 और 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 का हल क्या होगा। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है, इसीलिए जो है x और x का अनुपात निकालेंगे तो 2/6 होगा। उसके बाद 4/12 होगा जो कि y का गुणांक है, और 3/6 होगा। कटाने के बाद क्या होता है, ये 1/3 आता है, ये भी 1/3 आता है, और ये 1/2 हो जाता है। इसका मतलब जो है
ये पहले बराबर और बाद में नॉट बराबर। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब पहले बराबर और बाद में नहीं बराबर होता है तो ये समीकरण समांतर होता है। और समांतर होने के बाद क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगला सवाल है, समीकरण निकाय जिसका कोई हल नहीं हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिसका हल नहीं निकलता है असंगत कहलाता है। अगला सवाल है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो इसको यदि विलोपन करवाना चाहते हैं तो इसमें ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण में। तो होगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, उसके बाद 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और जब साइन इसमें 4y कट जाता है, 5x इक्वल टू आता है 10। और जब x का मान निकालते हैं तो 2 होता है। इस प्रकार से x का मान निकल गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए और सी में है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मान रखना होगा। x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, x का मान निकला है 2 माइनस 2y बराबर 0। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2y, 2 कटने के बाद y का मान निकल जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि x इक्वल टू 0 का मान क्या होता है। तो किसी भी संख्या पर यदि पावर में 0 होता है तो इसका आंसर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। आगे सवाल है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस जगह जो है p का क्या मान रखने के बाद कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 5 हो गया इसका अनुपात। तो यहाँ पे रखने के बाद यदि 10 रख देते हैं तो कट जाता है, 5 आ जाता है। इसका मतलब आंसर जो होगा 10 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि समपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या है। तो ये प्रतिच्छेदी के लिए है, ये समांतर के लिए है, ये शर्त समपाती के लिए है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है तो 1 अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा करेंगे और अनुपात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान होता है माइनस बी बटा ए बटा सी बटा ए और ए कट जाता है तो होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी माइनस 2 बटा ए का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल्य अनिवार्य रूप से क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी का मान निकालना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए डी का मान निकालना होगा, जिसे कि विवेचक भी कहा जाता है। और ये इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे निकालते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 होगा, 2 दूना 4 माइनस 16 हो जाएगा, जो कि माइनस में आंसर निकलता है। और जब माइनस में डी का मान निकलता है तो ये 0 से छोटा होता है, इसीलिए वास्तविक नहीं होगा। यदि प्लस में होगा और तब वास्तविक असमान होगा, और यदि 0 होगा तब वास्तविक समान होगा। जब माइनस में होगा तो वास्तविक नहीं होगा।
अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विवेचक का मान क्या होगा। तो इसमें भी डी निकालना होगा। विवेचक डी को कहा जाता है b² माइनस 4ac। बी का मान है -2 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए का मान हो गया 3 इंटू सी का मान 1/3। 3 कटेगा तो 2 दूना 4 -4 इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 का मूल निम्नलिखित में कौन है। यदि इस पे मान बैठाया जाए, यदि 0 निकल जाता है तो वो एक मूल होगा। तो 0 का मान बैठाने के बाद क्या होगा 2 गुना 0 प्लस 5 गुना 0 माइनस 12, जो कि ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे -12 रह जाता है तो ये नहीं होगा। 1 जब बैठाते हैं तो 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 माइनस 12, जो कि 0 नहीं होगा। -4 बैठाते हैं तो 2 गुना -4 स्क्वायर प्लस 5 गुना -4 माइनस 12, 4 चौके 16, 16 दूना 32 माइनस 20 माइनस 12, जो कि 0 हो जाता है। 32 माइनस 32 0 हो जाता है। इसीलिए हमारा आंसर जो होगा -4 बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो a का मान ज्ञात करें। मूल बराबर होने के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए। b² माइनस 4ac भी 0 होना चाहिए। b के जगह पे 4 है, 4 स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4, a का जगह पे a है और c के जगह पे 3 है इक्वल टू 0 होगा। 4 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12 a इक्वल टू 0, तो 16 बराबर हो जाएगा 12a और 16/12 हो जाएगा a का मान। कटाने के बाद क्या होता है 4/3 आता है, जो कि 4/3 a नंबर आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यदि AP का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो इसमें पहले A1 निकालना होगा, जो कि निकलेगा 3 एकम 3 5 8 और A2 निकालना होगा। n के जगह पे 2 रखेंगे, 3 दूना 6 प्लस 5 11, तो D का मान निकलेगा 11 माइनस 8 मतलब 3, तो हमारा 3 C नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है AP 5 7 9 11 ... में कौन सा पद 27 है। तो हमारा 27 पद है तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। 27 रखेंगे, a के जगह पे 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो गया 2। 27 में 5 घटाने के बाद 22 होता है, गुना में 2 है, भाग में जाएगा और n-1 होगा, कट जाएगा तो 11 बराबर n-1 होगा, जो कि इधर लेके आएंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब 12वां नंबर जो है मेरा 27 होगा। अगला सवाल है सेम टू सेम है 21 18 15 ... का कौन सा पद 0 है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी 0 इक्वल टू a का मान 21 प्लस n-1 इंटू -3 है। जब 21 को इधर लेके जाते हैं तो -21 हो जाता है, -3 को इधर लेके आते हैं तो भाग में आता है और n-1 हो जाएगा। कटाने के बाद 7 इक्वल टू a-1 होता है और 7 जोड़ a1 इक्वल टू a मतलब 8 हो जाता है, तो हमारा 8वां पद आंसर होगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन AP में है। तो यहाँ पे जो है पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, फिर 8 का, तो ये AP में नहीं है, ये भी AP में नहीं है, ये भी AP में नहीं है और ये AP में है। अगला सवाल है कि यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा।
तो इसमें दो पद जब रहता है AP में तो दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाला पुर जाता है। तो x + 2 और +4x + 1 में भाग देंगे जब 2 से, दोनों ओर के पद को जोड़ के 2 से भाग देने के बाद बीच वाला पद पूरा हो जाता है। तो x और 4x 5x हो जाएगा प्लस 2x 3 = 6x। सॉल्यूशन करने के बाद 3 = 6x - 5x होगा, इसीलिए x का मान जो होगा 3 निकल जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 107 और 253 के बीच कितनी संख्या 5 से विभाजित है। 107 और 253, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या 105 से शुरू होती है जो कि 107 से नीचे है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो होगा 110, 115, 120 ... और 250। 53 नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 250 होगा। जब इसको हम सूत्र पे बैठाते हैं तो an = a + n - 1 × d होता है। an का 250 हो गया, a का मान 110 + n - 1 × d। और जब 110 को इधर लेके आएंगे तो होगा, जब 250 में 110 को इधर लेके आएंगे तो n - 1 × d का मान बचेगा जो कि 5 है। उसके बाद जो है घटाने के बाद 140 आता है, 140 आता है बटा 5 करेंगे जो कि n - 1 होता है। और घटाने के बाद जो होता है 28 होता है। और 1 इधर लेके आएंगे तो 29 हो जाएगा। 28 × 1 = 29, तो n का मान जो होगा 29 होगा। इसका मतलब आंसर जो है इसमें 29 होगा, जो कि आंसर इसमें दिया गया नहीं है।